आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 16वें पाठ के अंत में दिए हुए नदी का सफ़र नाम का ये लेख पढ़ेंगे। यह लेख केवल पढ़ने के लिए है। इसमें नदी के बारे में बताया गया है कि कैसे नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस प्रकार नदी अपना रास्ता तय करते हुए समुद्र में मिलती है। तो किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से, यानी जो पहाड़ों पर ऊंचे ग्लेशियर होते हैं उन ग्लेशियरों के पिघलने से आता है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, अभी चमोली में ग्लेशियर फटा था जिसके कारण बाढ़ आ गई। उस ग्लेशियर में इतना पानी था कि आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। तो जिस स्थान से नदी की शुरुआत होती है उसको हम नदी का उद्गम स्थल कहते हैं, यानी जहाँ से नदी निकलना शुरू होती है। तो ये स्थल कोई ग्लेशियर हो सकता है या किसी पहाड़ पर कोई अंदरूनी स्रोत हो सकता है जिससे पानी रिस कर बाहर आता है, तो उसको नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे जैसे नदी अपने उद्गम स्थल से नीचे आती है उसमें कई धाराएं आकर नदी में मिल जाती है, जिसको सहायक नदियां कहते हैं। तो छोटे छोटे गधेरे या झरने बनाती हुई ये नदियां आती हैं और मुख्य नदी में मिल जाती है। तो जैसे ये नदी है ऊपर पहाड़ से आ रही है और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ घाटियों में इसमें कई प्रकार की धाराएं इसमें मिल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ढलान होने के कारण नदी का बहाव बहुत तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी में बदल जाती है या वी आकार की घाटी बनाती है। इसी आप जैसे यहाँ से एक नदी इधर से आ रही है तो ये उसकी सहायक नदी है। तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिल जाती हैं और उसे एक बड़ी नदी के रूप में बदल देती है। अब यहाँ पर इस चित्र में यहाँ पर देखेंगे तो एक ये मुख्य नदी थी जिसमें ये सहायक नदी इसमें आकर मिल रही है। तो नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। तो जैसे जैसे वो घाटी में पत्थरों और चट्टानों से टकराती है उसका बहाव और तेज होता चला जाता है। इसी प्रकार नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो वो जलप्रपात बनाती है, यानी झरना बनाती है। तो कई स्थानों पर जैसे यहाँ पे देखा है कि ये ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, यानी एक झरने के रूप में बदल रहा है। तो कई जगह पर बड़े ऊंचे ऊंचे झरने होते हैं। तो इस प्रकार के जो अब जैसे एक झरना यहाँ पर है तो ये झरने नदी को कई शाखाओं में भी विभाजित कर देते हैं कि जहाँ पर नदी का पानी किसी समतल जगह पर आता है वहाँ से नदी शाखाओं में भी विभाजित हो जाती है। तो ढाल के साथ जब पानी नीचे बहता है तो एक नदी पतली धारा के रूप में होती है और आगे चलकर गहरी और चौड़ी हो जाती है। जब नदी मैदानों में पहुँचती है तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है और उसकी जो गति है उसकी गति में बदलाव आ जाता है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो जहाँ ये अंतिम स्थल होता है जहाँ से नदी समुद्र में मिलती है, तो उससे पहले वो एक छोटे से डेल्टा का निर्माण करती है। जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं नदी के बीच में उनको डेल्टा कहते हैं। तो अपने साथ नदी रेत, मिट्टी और जो स्लिट लेके आती है उसके कारण ये द्वीप बनते हैं। और समुद्र में मिलने से पहले नदी का ये मलबा जो रेत, मिट्टी, स्लिट होती है वो किनारों की तरफ वो छोड़ जाती है, जिससे वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है, खेती के लिए अच्छी। पहाड़ी रास्तों पर या जहाँ ढाल होते हैं उनके कारण नदी कई घुमावदार रास्ते भी बनाती है जिनको विसर्प या मिएंडर कहते हैं। तो यहाँ पर नदी गहरी और
चौड़ी होती है। तो जहाँ मोड़ आते हैं तो कई जगह कई बार आपने नदियों को देखा होगा कि उनके जो जहाँ पर मोड़ होते हैं वहाँ पानी बहुत गहरा होता है तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से नदी जो है अपना सफ़र पूरा करती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है।